ओके हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे डेरिवेशंस के प्रूफ में ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट यूज होता है। बट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज यूनिट वेक्टर। सो विल स्टार्ट विद व्हाट इज यूनिट वेक्टर। सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? देखो, यूनिट वेक्टर से क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। यूनिट नाम के ऊपर जाओ, यूनिट का मतलब क्या होता है 1। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये यूनिट वेक्टर का एडवांटेजेस क्या है? बेसिकली आप हमने पढ़ा था वेक्टर क्या है। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना होगा, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग समझते हैं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। मान लीजिए कि अगर मैंने यहां पे कोई एक वेक्टर बना दिया और मैंने उसको नाम दे दिया a बार। तो अगर मैंने लिख दिया कि a इज इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है a बार एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है। बट हाउ आई कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन? डायरेक्शन के बारे में मैं कैसे एक्सप्रेस करूं? सो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग ने यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट लेके आए। सो बेसिकली यूनिट वेक्टर्स क्या है, वो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। यूनिट वेक्टर्स बेसिकली रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस यूज टू represent direction of any other vector। कोई दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेक्टर ले लूं, लेट्स से a बार, एंड उसका जो डायरेक्शन है उसके अलावा मैं और एक यूनिट वेक्टर ले लूं, लेट्स से आई विल से a कैप। यूनिट वेक्टर थोड़े स्पेशल वेक्टर होते हैं, इसलिए हम लोग उनके ऊपर ऐसे कैप दिखाते हैं। तो जब भी किसी वेक्टर के ऊपर आपको ऐसे कैप देखे तो समझना कि वो यूनिट वेक्टर्स है, राइट? समझना कि वो यूनिट वेक्टर्स है। तो अगर मैं ऐसे लिखा a बार इज इक्वल टू 7, तो a बार इज इक्वल टू 7 मतलब बेसिकली उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ जब मैं 7 के साथ ऐसे a कैप मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसका मतलब ये हुआ, ये यूनिट वेक्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जो a बार का डायरेक्शन है या जो a कैप वेक्टर का डायरेक्शन है वही a बार का डायरेक्शन है। सो a बार वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? यहाँ पे है। तो ये डायरेक्शन दिखाने वाले यूनिट वेक्टर कौन सा है? a कैप है। तो हमने क्या किया, 7 a कैप लिखा। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि a बार वेक्टर का डायरेक्शन वो है जो a कैप यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। तो सपोज अगर मैंने और एक एग्जांपल दिया, सपोज ये एक वेक्टर है b बार, लेट्स से b बार। तो b बार का डायरेक्शन दिखाने वाला मैं एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करता हूं, लेट्स से b कैप। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, b बार इज इक्वल टू, हम लोग एज्यूम करते हैं कि b बार वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है। सो 3 इंटू b कैप। इसका मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन ये b कैप यूनिट वेक्टर का है वही डायरेक्शन ये b बार वेक्टर का है। सो बेसिकली इन एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ कोई यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेसिकली जो वो डायरेक्शन उस यूनिट वेक्टर का होता है वही डायरेक्शन उस वेक्टर का होता है। इसलिए हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर का एडवांटेज है। नाउ अभी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। मान लीजिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, लेट्स से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ 2 है, 3 है, 4 है। अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ना होके 2 होता, तो अभी यहां पे क्या होता, सपोज इस a कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ना होके 2 है, ऐसे मान लो। तो जब हम लोग लिखेंगे a बार इज इक्वल टू 7, तो हमें लिखना पड़ेगा 2a कैप, बिकॉज हमने उसका मैग्नीट्यूड कितना लिया है? 2। तो 2 लेने की वजह से क्या होगा कि डायरेक्शन तो सही रिप्रेजेंट होगा, जो a कैप वेक्टर का डायरेक्शन है वही a बार का डायरेक्शन हो जाएगा। बट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 ना होके 2 लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 7 नहीं होगा, 7 टू कितना हो जाएगा? 14। तो यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन तो सही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड 1 लेने से क्या हो जाता है, 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग ओनली।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का चेंज नहीं होता है और डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो जाता है। सो बेसिकली यूनिट वेक्टर के दो फीचर्स है, उनके मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर वेक्टर्स। कोई भी दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। नाउ फिजिक्स में हमारे सिलेबस में हम देखो डायरेक्शन अगर बात करें तो इस स्पेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन पॉसिबल है, बट इन फिजिक्स हम लोग को जनरली जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हमें जनरली इन तीनों एक्सिस से, इन तीनों डायरेक्शन से बार बार डील करना पड़ता है। खास करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो है ही है। सो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हर टाइम कुछ नए नए यूनिट वेक्टर बनाने से अच्छा है हम हमारे सिलेबस में अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये जो हमारे तीन एक्सिस है उनके अलोंग तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन कर दिए। कौन से क्या है उनके नाम देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये अगर आपका एक्स एक्सिस ले लिया, फॉर द टाइमिंग ये हमने वाई एक्सिस ले लिया एंड ये मैंने जेड एक्सिस ले लिया, तो हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हमने एज्यूम किया है उसको हमने नाम दिया है आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर हमने लिया है उसको हमने नाम दिया है जे कैप एंड अलोंग जेड एक्सिस हमने जो यूनिट वेक्टर लिया है उसको हमने नाम दिया के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हमारे तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है। आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप अलोंग जेड एक्सिस। बाकी ये तीन डायरेक्शन छोड़ के आपको कोई भी फोर्थ फिफ्थ कोई भी अलग डायरेक्शन हो, आप अपना खुद का अलग से अल्फाबेट लेके यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, बट अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप फिक्स, वाई एक्सिस जे कैप फिक्स, जेड एक्सिस के कैप फिक्स। ओके, तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि सी बार इज इक्वल टू 2 आई कैप, तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, सी बार इज इक्वल टू आई कैप मतलब सी बार एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, आई कैप, मतलब उसका डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर मान लो हमने लिखा डी बार इज इक्वल टू लेट्स से 7 जे कैप, मतलब डी बार एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है एंड उसका डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है। सो दिस इज व्हाट योर यूनिट वेक्टर। अभी हमने यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ा ये आपको समझ में आएगा क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा बिकॉज 11th में 12th में जो भी डेरिवेशंस हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए स्टडी करते हैं उनमें ये रिजोल्यूशन बार बार यूज होते हैं। ओके, सो नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नाउ so let me give the heading resolution of vector. Resolution of vector. Now समझते हैं रिजोल्यूशन का मतलब होता है एक वेक्टर के मल्टीपल पार्ट्स बनाना। रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 2, 3, 4 इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में हम लोग एक वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं। बट हमारे सिलेबस में, हमारे फिजिक्स के सिलेबस में हमें वेक्टर को सिर्फ अलोंग एक्स वाई के एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है, उसकी जरूरत हमें होती है। सो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि वेक्टर रिजोल्यूशन की जरूरत क्यों गिरी एंड वेक्टर रिजोल्यूशन करना कैसे है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर सपोज रिक्वायरमेंट को समझते हैं, क्यों वेक्टर रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट देखो सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। हमारे सिलेबस में आगे जाके एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से फेंक दिया विथ मेकिंग सम एंगल थीटा, तो उसका पाथ जो है वो ऐसे हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस मोशन में क्या हो रहा है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपने फेंका है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी आगे जा रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी ऊपर जा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस भी आगे जा रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी ऊपर जा रहा है। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस कितना स्पीड से आगे जा रहा है, क्या वो स्पीड v होगा, नहीं, इस v का कंपोनेंट होगा जो अलोंग एक्स एक्सिस है। ये ऊपर कितना जा रहा है, वाई डायरेक्शन में कितने स्पीड से जा रहा है, क्या वो v होगा, नहीं, ये v का कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में। तो अगर हमें इस मोशन की स्टडी करनी है, इस मोशन की एनालिसिस करनी है, तो हमें इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। इन वेलोसिटी का क्या इफेक्ट है अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन, ये देखना पड़ेगा।
तो वेक्टर को हम लोग को स्प्लिट करना पड़ेगा अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, और इसी कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो पहला तो ये हो गया आपके रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कि हम लोग को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है ये देखने के लिए रिजोल्यूशन का यूज होता है। सो बेसिकली रिजोल्यूशन को हम लोग बोल सकते हैं splitting a given vector into its components, अब देखते हैं कैसे रिजॉल्व करना है। मैथमेटिक्स में जाते हैं, मान लीजिए कि स्टूडेंट्स ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, दिस इज x, दिस इज y, और ये है हमारा वेक्टर r बार जिसका x एक्सिस के साथ एंगल मान लीजिए थीटा है। अब वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए कैसे करना है रिजॉल्व, तो वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे अलोंग x अलोंग y। उसके लिए क्या करो स्टूडेंट्स, वेक्टर के हेड से अलोंग x एक्सिस एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, सिमिलरली वेक्टर के हेड से अलोंग y डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो ये जो आपके x एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन है इसे बोलेंगे x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और जो y डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट है उसे बोलेंगे y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो अब हमने इस वेक्टर के दो टुकड़े बना दिए, दो कंपोनेंट्स बना दिए, हम लोग को अभी इनके वैल्यूज कैलकुलेट करना है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट। बट कंपोनेंट के वैल्यूज कैलकुलेट करने से पहले हमें उनकी नेमिंग करनी पड़ेगी ना। नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि नेमिंग आप कुछ इस प्रकार से कीजिए कि आपको वो कंपोनेंट्स या आपको वो कंसेप्ट समझने के लिए आसान हो। जैसे ये कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r अलोंग x डायरेक्शन, सो मैं इसे नाम दे देता हूं rx। और ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ r अलोंग y डायरेक्शन, तो मैं इसे नाम देता हूं ry। सो दिस इज योर rx, दिस इज योर ry, दिस इज योर rx एंड दिस इज योर ry। तो ये हो गया हमारा ry rx। अब हमें जाके देखना है इनके वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करना है। अब वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमें मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। तो नेमिंग देते हैं O A B C। तो अब हमें Rx और Ry के वैल्यूज कैलकुलेट करना है। अभी हमने रिजोल्यूशन पढ़ के आए, तो अभी हम लोग इस R बार के दो कंपोनेंट्स फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, R बार इज इक्वल टू Rx। ये उसका कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है, तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे, i कैप। सिमिलरली y डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड है, ry। y डायरेक्शन दिखाने वाला वेक्टर कौन सा है, j कैप। तो हम लोग वेक्टर को कंपोनेंट्स फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, rx i कैप प्लस ry j कैप। अब हम लोग को इस rx और ry के वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करो, ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल OAB। सो ट्रायंगल OAB में क्या करो, इस ट्रायंगल OAB में आप लोगों को ये rx चाहिए, थीटा के बाजू वाला साइड चाहिए, तो cos थीटा लगा दीजिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कितना है, rx से, हाइपोटेन्यूज कितना है, r है। तो यहां से आपका rx का वैल्यू कितना निकल के आया, r cos थीटा। तो जो भी हमारा x कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, उसकी वैल्यू निकल के आई r cos थीटा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल OBC में, इन ट्रायंगल OBC अब हम लोग को ry है, ये ry है, तो ये भी आपका ry होगा, पैरेलल है, सेम होते हैं। ओके, ट्रायंगल OBC ले लो या वही ट्रायंगल OAB ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटर वी विल राइट OAB। सो उसी ट्रायंगल के अंदर आप लोग ट्रायंगल OAB, उसी ट्रायंगल में अभी आप लोग साइन थीटा अप्लाई करो। तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, ry। हाइपोटेन्यूज कितना है, r।
तो यहां से आपका आर वाई कितना निकल के आया, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये रहे आपके दो कंपोनेंट्स के वैल्यू। सो आर वाई का वैल्यू आ गया हमारा आर साइन थीटा एंड आर एक्स का वैल्यू आ गया हमारा आर कॉस थीटा। नाउ सो हम लोगों को वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करना है, अभी हमने देखा कि प्रोजेक्शंस आपको डालना है अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, और आपको एक्स कंपोनेंट चाहिए तो आर कॉस थीटा करना पड़ेगा, वाई कंपोनेंट चाहिए तो आर साइन थीटा करना पड़ेगा। अब हम लोग यहां पे एक ट्रिक पढ़ते हैं, आपको ये मगअप नहीं करना है कि एक्स में है तो आर कॉस थीटा, वाई में तो आर साइन थीटा। यहां पे ट्रिक आपको ये याद रखना है कि जो भी कंपोनेंट थीटा के बाजू में है स्टूडेंट्स, जो भी कंपोनेंट थीटा के बाजू में है वो हमेशा कॉस में आएगा, एंड जो भी कंपोनेंट थीटा के बाजू में नहीं है वो किस में आएगा, साइन में आएगा। ये थंब रूल आप याद रखो। तो फॉर एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं। मान लीजिए कि ये अभी आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वेक्टर है कोई पी, और अब मैं थीटा यहां पे ना देके मैंने थीटा यहां पे लिख दिया। तो बिना मैथमेटिक्स किए आपको रिजोल्यूशन करना आना चाहिए। आपने प्रोजेक्शन डाल दिया, इस कंपोनेंट को आपने px बोल दिया, इस कंपोनेंट को py बोल दिया। अब मैंने थंब रूल क्या बोला है, थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट कॉस होता है। तो देखो थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट ये है, तो अब ये कंपोनेंट कितना होगा, कॉस थीटा, और वेक्टर कौन सा है, p, तो p को मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली यहां पे वेक्टर कौन सा है, p, क्या ये थीटा के बाजू वाला है, नहीं, थीटा के बाजू वाला तो ये है, तो ये क्या होगा, साइन थीटा। अगर वो कॉस थीटा है तो फिर दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा। ओके, नाउ तो ट्रिक याद रखना, ट्रिक क्या है, कंपोनेंट विच मेक्स एन एंगल थीटा with vector is always in the form of cos theta. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, व्हाट इज यूनिट वेक्टर एंड व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग वेक्टर के सेकंड नेक्स्ट ऑपरेशन के पास जाते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद vector multiplication. In physics we have two methods to multiply the vector. पहला जो मेथड होता है उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड जो सेकेंड मेथड होता है उसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो जैसे हमने स्केलर में देखा था कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो व्हाट इज 2 स्केलर, व्हाट इज 2 स्केलर, व्हाट इज 4 स्केलर। तो स्केलर में क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज अ स्केलर, स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज वेक्टर, बट स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज अ स्केलर। बट इन केस ऑफ वेक्टर ऐसा नहीं होता है। जब भी हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट प्रोडक्ट, व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग, वी हैव टू डिफरेंट रिजल्ट। जब भी हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और दो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर उसका फाइनल रिजल्ट अगर हमें स्केलर मिलता है तो उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर फाइनल रिजल्ट वेक्टर मिलता है तो उसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, स्केलर मिल गया, स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, वेक्टर मिल गया, वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ अभी एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि क्या है। आपने इससे पहले ये एग्जांपल सीखे। फॉर एग्जांपल, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स देखिए, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, वर्क, और वर्क का कैसा क्वांटिटी है, स्केलर।
नाउ स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं। तो अभी से याद रखना, मैथ्स में आप इसको इनटू बोलते हो, बट इन फिजिक्स आप इसको बोलेंगे डॉट, डॉट प्रोडक्ट। इसलिए हमने यहां पे डॉट यूज किया है, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो उसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो एफ बार डॉट एस बार इज इक्वल वर्क। सेकेंड एग्जांपल क्या है, एफ बार डॉट वी बार, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज पावर। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट पावर है वो स्केलर है। तो आपने जब पहले स्टार्टिंग में सुना कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, ठीक है, ये तो समझ में आ जाता है, बट दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर, क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, आपने 10th स्टैंडर्ड में सब पढ़ा है। तो इन एग्जांपल से आपको जस्टिफाई हो गया कि यस, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर भी हो सकता है। नाउ अगर मुझे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट वेक्टर होता है, इसका अगर मुझे एग्जांपल देना होगा, तो मैं ये एग्जांपल देता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ना अभी आपने इतना सिलेबस नहीं पढ़ा है, बट आप थोड़े आगे जाओगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स नाम का, वहां पे आप ये कंसेप्ट सीखोगे टॉर्क का। तो बेसिकली टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इन दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है। तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, आर बार वेक्टर क्वांटिटी है, एफ बार वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे आप देख सकते हो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर है, और यहां पे जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट से दिखाते हैं, वैसे हम लोग यहां पे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिजिक्स में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो मेथड्स है, दो टेक्निक्स है। अगर आंसर स्केलर आया तो स्केलर प्रोडक्ट बोलो, दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। अगर आंसर वेक्टर आया तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, या दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। और ये रहे इनके एग्जांपल्स। अब हम लोगों को क्या करना है, आगे जाके हर एक प्रोडक्ट जैसे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इनका डिटेल डिस्कशन करना है कि स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है और क्या है स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज। आपके एग्जामिनेशन में डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट और उसके प्रॉपर्टीज लिखो आते हैं। ओके, सो अभी हम लोग इन डेप्थ स्टडी करने चालू करेंगे व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग हेडिंग देते हैं स्केलर प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। स्केलर प्रोडक्ट एंड उसके प्रॉपर्टीज। तो मान लीजिए स्टूडेंट, ये कोई वेक्टर है पी बार मेकिंग सम एंगल थीटा विद अनदर वेक्टर क्यू बार, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या आपको टिप पे रखना है कि पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। ये आपके स्केलर प्रोडक्ट का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है। तो आप लोग डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करोगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। व्हाट इज पी? मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार। व्हाट इज क्यू? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू बार। व्हाट इज cos थीटा? द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो दो वेक्टर के बीच में का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये उसका फॉर्मूला है। पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज। क्या है प्रॉपर्टीज? एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी, आप पी बार डॉट क्यू बार करो या क्यू बार डॉट पी बार करो, दोनों का आंसर सेम आता है। जैसे नंबर में 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, सेम आता है रिजल्ट। वैसे ही डॉट प्रोडक्ट में
आप पी बार डॉट क्यू बार कीजिए या क्यू बार डॉट पी बार कीजिए, दोनों का आंसर सेम आता है। इन्हें बोलते हैं, इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेकेंड लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? मान लीजिए आर बार डॉट पी बार प्लस क्यू बार है, तो आप इस डॉट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आप इसको आर बार डॉट पी बार लिख सकते हो प्लस आर बार डॉट क्यू बार लिख सकते हो। तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपने क्या किया, आर बार का डॉट पी बार के साथ भी लिया, आर बार का डॉट क्यू बार के साथ भी लिया। सो दिस इज अलाउड। सो पहले आपने प्रॉपर्टी देखा, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, हाँ। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, हाँ। अब आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका पी बार एंड क्यू बार ये दोनों वेक्टर इक्वल है, मीन्स व्हाट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। दो वेक्टर इक्वल है मतलब पी बार ही क्यू बार है, मतलब पी बार का पी बार के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। तो क्या आएगा, पी बार डॉट पी बार इज इक्वल टू पी पी कॉस थीटा। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना होता है? 0। तो यहां पे थीटा कितना पुट करेंगे बच्चे लोग? 0। तो p इंटू पी स्क्वायर इंटू कितना आएगा? cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है? 1। तो यहां से हमें क्या समझा कि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल, जेई, नीट, कोई भी एग्जाम हो, इसमें ये प्रॉपर्टी बहुत हाईली यूज होता है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है जो परपेंडिकुलर है और उनके बीच में यदि एंगल 90 डिग्री है तो क्या होगा डॉट प्रोडक्ट? देखते हैं। पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू कॉस 90। स्टूडेंट, व्हाट इज कॉस 90? 0। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो यहां से हमने ये सीखा कि पी बार डॉट क्यू बार कम्स आउट टू बी 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है कि दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलर तो एंगल 90 है, cos 90 कितना होता है? 0। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अभी हमने सीखा 3 यूनिट पे कौन से स्टैंडर्ड बताओ? आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप। और हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ कितना होता है? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप करता हूं तो बेसिकली क्या होगा? पी बार डॉट पी बार पी स्क्वायर, आई कैप डॉट आई कैप आई स्क्वायर। अरे लेकिन यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां से क्या समझा? आई कैप डॉट आई कैप इज 1। तो सिमिलरली जे कैप आई कैप डॉट आई कैप करो या जे कैप डॉट जे कैप करो या के कैप डॉट के कैप करो, तीनों का भी वैल्यू कितना आता है? 1। सो ये हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टडी की कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इज ऑलवेज 1। ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90। और अभी हमने ये प्रॉपर्टी में क्या सीखा है कि परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच में का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। तो अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप करूं, आई अलोंग एक्स, जे अलोंग वाई, तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर है। तो आई कैप डॉट जे कैप करो या जे कैप डॉट के कैप करो या के कैप डॉट आई कैप करो, ये हर वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा स्टूडेंट्स? 0। तो क्विकली एक बार, अभी और भी प्रॉपर्टीज है बट फिलहाल अभी हम लोग क्विकली सारे प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या है? दो वेक्टर के बीच में का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है एंड दोनों के बीच में का कॉस ऑफ एंगल।
पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि पी बार डॉट क्यू बार करो या क्यू बार डॉट पी बार करो, दोनों का आंसर सेम है, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आर बार को आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इंडिविजुअल डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी का यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट कैप 1। क्यों? क्योंकि खुद के साथ स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, यूनिट का स्क्वायर 1 होता है और परपेंडिकुलर तो 0। तो आई कैप डॉट जे कैप करो, जे कैप डॉट के कैप करो, के कैप डॉट आई कैप करो, आंसर आएगा 0। ओके, नाउ विल मूव फॉर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डॉट प्रोडक्ट में, देखिए। तो मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है पी बार इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, क्यू बार इज इक्वल टू क्यू एक्स आई कैप, क्यू वाई जे कैप, क्यू जेड के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी बार डॉट क्यू बार करेंगे। सो व्हाट इज पी बार? पी बार इज पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप डॉट क्यू बार इज क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। तो अभी आपको क्या करना है, इस पी एक्स आई कैप को इन तीनों के साथ डॉट लेना है, मतलब इसका डॉट इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ, फिर नेक्स्ट प्लस करके फिर इसका डॉट इन तीनों के साथ, वैसे। तो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सो पी एक्स क्यू एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस पी एक्स क्यू वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस पी एक्स क्यू जेड आई कैप डॉट के कैप प्लस इसका इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब इसका इन तीनों के साथ पी वाई क्यू एक्स जे कैप डॉट आई कैप, पी वाई क्यू आई जे कैप डॉट जे कैप, पी वाई क्यू जेड जे कैप डॉट के कैप प्लस इसका इन तीनों के साथ पी जेड क्यू एक्स के कैप डॉट आई कैप, पी जेड क्यू वाई के कैप डॉट जे कैप, पी जेड क्यू जेड के कैप डॉट के कैप। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 टर्म्स है ना। लास्ट लेक्चर हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी किया था, उस प्रॉपर्टी को थोड़ा याद करते। डॉट प्रोडक्ट का क्या प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि आप आई कैप डॉट आई कैप लो या जे कैप डॉट जे कैप लो या के कैप डॉट के कैप लो, तीनों का भी आंसर 1 आता है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। वही अगर हम लोग आई कैप डॉट जे कैप ले या जे कैप डॉट के कैप ले या के कैप डॉट आई कैप ले, इन तीनों का जो आंसर है वो कितना आता है? 0। अब ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखो, आई कैप डॉट आई कैप 1 है तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। बाकी जो टर्म है ये टर्म कैसे है? 0 है। तो 0 टर्म को अभी हम लोग लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ ये जो डायगोनल दिख रहा है ये वाले टर्म्स ही बचेंगे। तो आगे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग आगे। सो पी बार डॉट क्यू बार इज बेसिकली पी एक्स क्यू एक्स इंटू 1 प्लस
पी वाई क्यू वाई इंटू 1 प्लस पी जेड क्यू जेड इंटू 1. 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग. सो फाइनली अगर हम लोग को पी बार डॉट क्यू बार निकालना है, सो इट विल बी पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड. तो अगर आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स पता होंगे तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का हमारे पास और एक फॉर्मूला आ गया. डॉट प्रोडक्ट का फंडामेंटल्स में हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ा था, पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी एक्स पी क्यू कॉस थीटा. कॉस थीटा आ रहा था. वो फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल करो जब आपके पास दो वेक्टर के बीच में का एंगल पता हो. लेकिन अगर आपको वेक्टर के बीच में का एंगल ना पता होगे, कंपोनेंट्स पता होंगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए कि जो भी दो वेक्टर से उनके एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन, वाई कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन, जेड कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जो पी बार वेक्टर है वो है सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और आपका जो क्यू बार वेक्टर है वो मान लीजिए i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप है. तो अगर हमें पी बार डॉट क्यू बार निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड. तो उसका यूज करके हम लोग क्या लिखेंगे, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड. चलिए, तो जो आई कैप का कोएफिशिएंट है वो क्या है आपका पी एक्स है, जे कैप का है वो क्या है आपका पी वाई है, और आगे कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो वो -1 हो जाएगा. तो ये जो कंपोनेंट है वो क्या है आपका पी जेड है. ये यहाँ पे कुछ भी मतलब क्या है 1 है, तो ये क्या है क्यू एक्स है, ये क्या है क्यू वाई है, और ये क्या है क्यू जेड है. तो अब हर कंपोनेंट के वैल्यू को आप वहां पे रिप्लेस कर सकते हो. तो रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1, 3 इंटू 3 and -1 into 2. So -1 into 2. So this is how much? 2 into 1 is 2. 3 3s are 9 minus 2. तो -2 and +2 कैंसल इट आउट. तो पी बार डॉट क्यू बार का आंसर कितना आ गया 9. तो हमारा आंसर आ गया पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू 9. दिस इज द आंसर फॉर पी बार डॉट क्यू बार. इस प्रकार से आप इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन कर सकते हो स्टूडेंट्स. तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया. अब बढ़ते हम लोग आखिर के प्रॉपर्टी की तरफ. चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट. पहले मैं प्रॉपर्टी को लिखता हूं फिर हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, dot product of two vectors is defined as product of magnitude of first vector and component of other vector, or I can say second vector in the direction of first vector. In the direction of first vector. एग्जाम्पल के माध्यम से समझते. मान लीजिए स्टूडेंट्स के ये आपका क्यू बार है, ये आपका पी बार है, और दोनों के बीच में का एंगल थीटा है. अब पी बार डॉट क्यू बार का फॉर्मूला क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स हम लोगों ने, पी क्यू कॉस थीटा. तो आप जरा देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा. अब आप पी क्यू कॉस थीटा को थोड़ा विजुअलाइज करने का तरीका चेंज कीजिए. पी क्यू कॉस थीटा कैन बी रिटन है, कैन बी विजुअलाइज पी इंटू क्यू कॉस थीटा. पी अभी तक हम लोग कैसे विजुअलाइज करते थे, पी क्यू कॉस थीटा. अभी कैसे विजुअलाइज करो, पी
इंटू क्यू कॉस थीटा। क्यू कॉस थीटा को एक टर्म विजुअलाइज करो, पी को अलग टर्म विजुअलाइज करो। तो अब पी तो पता है, व्हाट इज पी? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। व्हाट इज पी? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पी तो पता चल गया कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मान लीजिए यहां पे आपका पी जो है वो फर्स्ट वेक्टर है और क्यू जो है वो आपका सेकंड वेक्टर है। अब ये क्यू कॉस थीटा क्या है, जरा ऑब्जर्व कीजिए, हमने रिजोल्यूशन वेक्टर पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो आप क्या कीजिए, पी वेक्टर को एज इट इज रखिए, पी वेक्टर को एज इट इज रखिए, इस क्यू वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाइए, वन इज अलोंग पी, सेकंड इज परपेंडिकुलर टू पी। तो हमने लास्ट क्लास में टेक्निक देखा था कि किसी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे, पी को ऐसे रखिए, क्यू के दो कंपोनेंट बनाइए, वन इज अलोंग पी, सेकंड इज परपेंडिकुलर टू पी, ऐसे रिजॉल्व कीजिए। तो हमने देखा था कि अगर आपको क्यू का ये वाला कंपोनेंट चाहिए तो थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस में लिखते हैं। ये टेक्निक, ये ट्रिक हमने पढ़ा था कि थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट कॉस में लिखते हैं। सो विद दिस लॉजिक ये क्यू है तो इस क्यू का ये जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, क्यू कॉस थीटा। सो टेल मी व्हाट इज क्यू कॉस थीटा? क्यू कॉस थीटा क्या है? सेकेंड वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो पहले वेक्टर के अलोंग है। सेकेंड वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। दिस इज सेकेंड वेक्टर, दिस इज फर्स्ट वेक्टर। व्हाट इज क्यू कॉस थीटा? क्यू का पहले वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट है। क्यू साइन थीटा क्यों हम लोग दिखा नहीं रहे, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। सो पी क्या है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्यू कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ second vector in the direction of first vector, in the direction of first vector। तो हमने अभी डॉट प्रोडक्ट को डेफिनेशन क्या लिखा है, देखो, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। देखिए मल्टीप्लीकेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर and the component of other vector मतलब second vector in the direction of first। तो ये क्यू cos थीटा क्या है डायग्राम में, देखो दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले वेक्टर के अलोंग, कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो इस प्रकार से आप विजुअलाइज कर सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है उसको आप सेकेंड वे में विजुअलाइज कर सकते हो। कि आपने पहला डेफिनेशन क्या बोला था, it is defined as magnitude of two vectors, product of magnitude of two vectors and cosine of angle between them। उसी डेफिनेशन को हमने थोड़ा अलग तरीके से विजुअलाइज किया और हमने बोला कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर क्या होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दूसरे वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो पहले वेक्टर के अलोंग है, जो पहले वेक्टर के अलोंग है। तो यहां ये हुए हमारे स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ही डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज खत्म।